नमस्कार दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज के अखबारों की बात। क्या छपा क्या छिपा और कुछ ऐसी खबरें जिस पर मैं अपनी बात करना चाहता हूं। कई खबरें अखबारों में, बहुत सारी खबरें आपको पता चल चुकी होगी कि लॉकडाउन खुलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, अनलॉक 4 तक अब हम आ चुके हैं और बहुत रियायतें दी गई है। प्रशांत भूषण को लेकर खबर है क्योंकि प्रशांत भूषण के मामले में कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा। एनईटी के इम्तहान पर आखिरकार सरकार नहीं झुकी और तय वक्त पर एनईटी का एग्ज़ाम हो रहा है और चीन से जुड़ी कुछ खबरें हैं। लेकिन एक खबर जिससे मैं आज के इस वीडियो की शुरुआत करना चाहता हूं और शायद आपके जहन में वो खबर नहीं होगी, लेकिन और एक ही अखबार में छपी है, वो भी कल मिंट में छपी खबर का मोटे तौर पर अनुवाद है। लेकिन देश के लिए, आपके लिए, मध्यम वर्ग के लिए, नौकरीशुदा लोगों के लिए, वेतन भोगी लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए, सबके लिए सबसे ज़रूरी खबर है। खबर क्या है? दैनिक हिंदुस्तान के पेज नंबर 13 पर यह खबर है और आप समझ जाएंगे जैसे ही मैं बताऊंगा। लोन मॉरिटोरियम बैंकों के लिए बनेंगे चुनौती। दैनिक हिंदुस्तान के पेज नंबर 13 पर लोन मॉरिटोरियम बैंकों के लिए बनेंगे चुनौती। इसका मतलब क्या हुआ? ये खबर आपको पता होगी, इस बात की जानकारी होगी कि 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में जब कह दिया गया था सरकार और बैंकों की तरफ से आरबीआई के गाइडलाइंस और मॉरिटोरियम पॉलिसी के हवाले से कि अब ये अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है, जो 2 बार 3-3 महीने के लिए बढ़ाई जा चुकी है। और तब सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी थी। क्या फटकार लगी थी वो भी आगे बताऊंगा। लेकिन आप बताइए, आप में से ऐसे लाखों करोड़ों लोग होंगे जिन्होंने लोन ले रखा होगा। किसी का पर्सनल लोन होगा, किसी के मकान का लोन होगा, होम लोन होगा, किसी ने गाड़ी के लिए लोन ले रखी होगी, अलग अलग तरह के लोन। और उन लोन पर, कर्ज पर, ऋण की राशि पर जब ये कोरोना के दौरान देश में लॉकडाउन हुआ और आर्थिक स्थिति डगमगाने के खतरे आए, तो पहले 3 महीने के लिए छूट दी गई। पहली छूट 1 मार्च से लेकर मई के आखिर तक, फिर 1 जून से लेकर अगस्त के आखिरी दिन तक, जो कल खत्म हो रहा है। और उसके बाद उम्मीद थी कि सरकार इस पर पहल करेगी, आगे बढ़ाएगी, 3 महीने का कम से कम और वक्त देगी। बहुत सारे लोग इसकी मांग कर रहे हैं क्योंकि इसी दौर में अभी एक आंकड़ा आया था पिछले हफ्ते, जिस पर हमने भी वीडियो बनाया था पिछले हफ्ते, पिछले से भी पिछले हफ्ते शायद, जिसमें पता चला कि जुलाई महीने में ही, सिर्फ जुलाई में लगभग 50 लाख वेतन भोगी लोगों की नौकरियां गई। और कुल अगर देखते हैं तो करीब करीब 2 करोड़ लोगों की नौकरी गई बता रहा हूं। मतलब जो सैलरीड लोग थे, इसमें वो लोग नहीं जो कामगार और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर या दिहाड़ी मजदूर या जो किसी फैक्ट्री में ऐसे कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, ये वो लोग थे जो वेतन भोगी थे, सैलरीड 2 करोड़ की नौकरियां गई हैं। मैं 50 ऐसे लोगों से बीते 2-3 महीनों से बात कर रहा हूं, उन्हें नौकरी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये वो लोग हैं मध्यम वर्ग या मध्यम वर्ग से भी नीचे वाले, जिनकी नौकरियां गई हैं। इनमें से बहुत बड़ी तादाद उन लोगों की है जिन्होंने अपने सपने के लिए, एक छोटे घर के लिए, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 1 बेडरूम, जो भी जिसकी हैसियत है उसके मुताबिक कर्ज ले रखा होगा, गाड़ी के लिए कर्ज लिया होगा, पर्सनल लोन लिया होगा और भी किसी तरह के लोन लिए होंगे। उन कर्जों पर उन्हें छूट मिली थी 6 महीने के लिए कि आप 6 महीने तक के लिए आप किस्त न चुकाएं, 6 महीने बाद चुकाएंगे। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि जो किस्त नहीं चुकाएंगे उस पर ब्याज लगेगा। वो तो पहले से लगता था, उस ब्याज पर ब्याज लगेगा जो आपने ब्याज नहीं दिया 6 महीने का। यही मॉरिटोरियम था। और उसके बाद उसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आगरा के एक निवासी हैं, उन्होंने रिट दायर की थी कि कम से कम ब्याज पर लगने वाले ब्याज से छूट दी जाए। और मॉरिटोरियम की अवधि बढ़ाने की मांग लगातार हो रही है। लेकिन सरकार की तरफ से जब वहां आड़ ली गई आरबीआई गाइडलाइंस की, तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी और बहुत तल्ख प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट की थी। और उसके बाद मैं बताता हूं कि इसमें अब कल के बाद क्या होने वाला है, क्या मुसीबत और क्या खतरे। और ये मोदी सरकार जो लॉकडाउन लगाती है, जो कहती है कि देश की ज़रूरत है लॉकडाउन, हम 21 दिन में हम लॉकडाउन 21 दिन लॉकडाउन लगाते हैं तो हम कोरोना से भी बचेंगे और देश को नई दिशा मिलेगी। और उसके बाद आप अगस्त खत्म होने वाला है। अगर आप चिंता करते हैं सबकी, तो आपको इस दिशा में सोचना होगा कि ये करोड़ों लोग, अब उन पर लोन की मार पड़ने वाली है जो
नौकरी से बेदखल हो चुके हैं, जो बेरोजगार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि आरबीआई के पीछे सरकार न छिपे। अब सोच लीजिए कितनी तल्ख प्रतिक्रिया थी। अपना स्टैंड बताइए, आरबीआई के पीछे मत छिपिए। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आप अपना रुख स्पष्ट करें, आप कुछ भी नहीं कह सकते। आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कदम उठाना आपकी जिम्मेदारी है, आपके पास पर्याप्त अधिकार है, आप केवल आरबीआई पर निर्भर नहीं रह सकते। यह कब कहा? जब सरकार के खिलाफ अदालत की प्रतिकूल टिप्पणियां सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा मामले में हलफनामे के बाद आई थी, जिसमें कहा गया था बैंकिंग संस्थान परेशान है। इस हलफनामे से ही बेंच, सुप्रीम कोर्ट की बेंच नाराज हुई थी और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, एम आर शाह और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने कहा, यह केवल व्यावसायिक हितों का ध्यान रखने का समय नहीं है, बल्कि आप लोगों को जनता की दुर्दशा पर भी विचार करना चाहिए। और एसजी ने कहा, जब बचाव में कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सभी आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर रही है सरकार, इसलिए इस टिप्पणी, ऐसी तल्ख टिप्पणी से बचा जाना चाहिए जिस पर पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। यहां दो मुद्दे हैं, क्या कोई ब्याज लगाया जाना चाहिए और क्या ब्याज पर कोई ब्याज लगाया जाना चाहिए। बेंच ने दोहराया कि सरकार अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कोई जवाब दाखिल नहीं कर रही है, बल्कि केवल आरबीआई के जवाब का हवाला दे रही है। यह आपको पहले भी वीडियो में बताया था, अभी फिर रिपीट कर दिया, क्योंकि कल की तारीख खत्म हो रही है। अब जो हिंदुस्तान में खबर छपी है उसमें यही है कि कैसे ज़्यादातर बैंक, करीब करीब सभी बैंकर्स नहीं चाहते कि मॉरिटोरियम बढ़े। मॉरिटोरियम बढ़े ये क्यों नहीं चाहते? क्योंकि बैंक की वित्तीय स्थिति या आर्थिक स्थिति को भी झटका लगा, इसमें कोई शक नहीं है। जो बैंकर्स नहीं चाहते, एचडीएफसी लिमिटेड के चेयरमैन दीपक पारेख, कोटक महिंद्रा के एमडी उदय कोटक, एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार समेत कई बैंकर्स ने आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से मॉरिटोरियम अवधि नहीं बढ़ाने का अनुरोध किया है। और उसके बाद आरबीआई तो पहले ही इसके खिलाफ है। आरबीआई लोन मॉरिटोरियम को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि बैंकों के कर्ज पर सबसे अधिक मॉरिटोरियम खुदरा क्षेत्र का, जिसमें डिफॉल्ट की आशंका बढ़ सकती है, ऐसे में एनपीए बैंकों की मुसीबत और बढ़ सकती है। आरबीआई गवर्नर ने गुरुवार को कहा था कि मॉरिटोरियम योजना एक अस्थायी समाधान है। अगर छूट की अवधि 6 महीने से बढ़ाया जाता है तो ग्राहकों का व्यवहार प्रभावित होगा। अब सवाल उठता है, ग्राहकों का व्यवहार प्रभावित होगा, ये तो बाद की बात है। पहले तो ग्राहकों की मुश्किल ये है कि जिनकी नौकरी चली गई, जो बेरोजगार हो गए, 2 करोड़ का आंकड़ा सामने है, वो कहां से देंगे? पहले उनके सामने किस्त की मुश्किल, किस्त पर फिर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। कोई तो रिलीफ सरकार दे, या तो अभी ब्याज को कुछ वक्त के लिए छोड़े और कम से कम ब्याज पर ब्याज को छोड़े। अगर देश की सरकार जनता के लिए इतना चिंतित है और ताली थाली बजवा लिया, शंख बजवा लिया, ये सब तो करवा लिया, लेकिन जब सरकार को इस पर राहत देने का वक्त है कि आप कम से कम ब्याज पर ब्याज को छोड़िए या मॉरिटोरियम बढ़ाइए 6 महीने के लिए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 3 महीने की मांग हो रही है फिलहाल तो, कि दिसंबर तक कम से कम बढ़ाइए, सरकार सुनने को तैयार नहीं। अब इसमें इसका फर्क कैसे पड़ता है देखिए। अभी एक खबर मैं देख रहा था, थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था किन लोगों पर फर्क पड़ेगा। और आप लोग, अगर आप पर फर्क पड़ता है, अगर आपकी मुश्किल है, तो आप लिखना शुरू करिए। आप फेसबुक पर लिखिए, आप ट्विटर पर लिखिए, आप प्रधानमंत्री को टैग करिए, आप वित्त मंत्री को टैग करिए, आप आरबीआई के गवर्नर को टैग करिए। आप ये मांग करिए कि मॉरिटोरियम को 3 महीने के लिए बढ़ाया जाए। अगर किस्त पर जो ब्याज लग रहा है, उस ब्याज पर भी जो ब्याज तय हुआ है, उस ब्याज में छूट दी जाए, कम से कम एक ब्याज पर ब्याज। बाकी आपकी राय। अगर आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आराम से सोइए और ब्याज पर ब्याज भी दीजिए। और उसके बाद किस्त कैसे देना है, घर बेचकर देना है, गाड़ी बेचकर देना है, जो बेरोजगार लोग हैं वो सोचें। अभी एक खबर देख रहा था मैं, किसी वेबसाइट पर दिखा, पत्रिका की वेबसाइट पर, कि जो ओला उबर चलाने वाले ड्राइवर्स हैं, उनका जो संगठन है, उसकी तरफ से सरकार को चिट्ठी भेजकर मांग की गई है कि 30 दिसंबर तक छूट दी जाए, मतलब मॉरिटोरियम बढ़ाया जाए, 30 दिसंबर तक किस्त जमा करने की छूट दी जाए। इनका क्या कहना है सुनिएगा। इनका कहना है, ज़्यादातर लोगों के वर्क फ्रॉम होम होने से उनके जो टारगेट होते हैं मंथली, ड्राइवर्स जो टैक्सी चलती है, ओला उबर और जो भी, उनके टारगेट पूरे नहीं हुए। अगर सरकार ने छूट नहीं दी, अगर 3 महीने की अवधि एक्सटेंशन नहीं किया,
तो 1 सितंबर से हड़ताल पर जाएंगे, ऐसा दिल्ली का कोई सर्वोदय ड्राइवर्स संगठन है उसके अध्यक्ष के हवाले से कहा, जो ड्राइवर्स के जो कैब एग्रीगेटर्स हैं उसके वो संगठन के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा 2 लाख ड्राइवर हड़ताल करेंगे क्योंकि ग्राहकों की संख्या इस कोरोना काल में 10% रह गई। तो ये तो ड्राइवर है, ये 2 लाख ड्राइवर है, लेकिन करोड़ों और लोग। उसके बाद बेरोजगारी के आंकड़े 24%, 20%, 25%, तमाम तरह के आंकड़े पिछले 3 महीने में आ रहे हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह जिनकी कमर टूटी है, वो कहाँ से किस्त देंगे। तो अगर फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि ये अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, अगर आपको लगता है कि सरकार पर दबाव बनना चाहिए, अगर आपको लगता है ब्याज पर ब्याज से छूट मिलनी चाहिए, तो आप सरकार से मांग करिए, आप लिखिए, आप अपनी आवाज़ बुलंद करिए, क्योंकि आरबीआई का तो मूड दिखता नहीं। सॉलिसिटर जनरल ने आरबीआई को ढाल बनाकर अपनी बात कही, जिस पर फटकार लगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप अपना पक्ष रखिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात आई नहीं है। यहाँ एक और बात आपको बता दूं, जो ईएमआई के भुगतान को लेकर और मॉरिटोरियम में जो सुविधाएं दी गई है, उससे भी मुश्किल होनी है। अभी एक लोन रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर अभी मैं देख रहा हूं, भास्कर ने एक एक्सप्लेनर छापा है, इसको मैं ग्राफिक भास्कर के सौजन्य से मैं टेक्स्ट लगा रहा हूं, जिसमें है कि सितंबर से आपको चुकानी होगी किस्त, वरना क्रेडिट स्कोर प्रभावित होगा। अब एक और मुश्किल है, अगर आप बेरोजगार हैं, अगर आपकी नौकरी चली गई, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं, तो आप डिफॉल्टर होंगे, आपका क्रेडिट स्कोर प्रभावित होगा और आने वाले समय में जो लोन लेंगे उसकी मुश्किल होगी, और वैसे ही बैंक का जो वसूली वाला होता है आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। अब इसमें एक सुविधा है कि यदि अभी नहीं चुका सकते तो किस्त को लोन रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बैंकों से संपर्क करें। बैंक आपकी सुविधा को कितना ख्याल रखेंगे पता नहीं, लेकिन अपनी सुविधा और आपके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए कुछ रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी यही है कि रीस्ट्रक्चर उनके लिए ही होगा जिन्हें कोरोना वायरस की वजह से परेशानी हुई या हो रही है। इसमें न केवल होम लोन बल्कि बाकी कुछ लोन भी शामिल हैं। लेकिन इसमें यह भी है कि पर्सनल लोन में सिर्फ एक बार रीस्ट्रक्चरिंग की अनुमति है। तो जिसने पर्सनल लोन लिया 2, 3, 4 लाख किसी भी वजह से, चाहे बच्चे के एडमिशन के लिए, चाहे घर का किसी काम के लिए या और किसी ज़रूरी वजह से, उसको सिर्फ एक बार रीस्ट्रक्चरिंग की छूट है। अब ये है कि 6 तारीख तक, 6 सितंबर तक क्या क्राइटेरिया है रीस्ट्रक्चरिंग का और मॉरिटोरियम के बारे में जो भी गाइडलाइन है वो 6 सितंबर तक घोषित किया जाएगा। तो दर्शकों, आपके पास अभी से 6 दिन का वक्त है, अपनी मांग बुलंद करिए अगर आपको लगता है, और नहीं तो कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा, मैं आपसे अपील करता हूं, आप में अगर ऐसे लोग हैं जो इस मॉरिटोरियम की अवधि खत्म होने की वजह से मुसीबत में हैं, जिनके लिए कर्ज और किस्त चुकाना अभी मुश्किल है क्योंकि वो बेरोजगार हो गए, नौकरी छूट गई, तो आप अपने वीडियो मुझे भेजें, संपर्क करें। मैं आपकी आवाज़ चाहता हूं सरकार तक पहुंचे। मेरा मेल आईडी है ajit.anjum@gmail.com। अपने वीडियो भेज सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री से अपील करते हुए, और अब मेल से अपनी जानकारी भेज सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो ये खबर मेरे लिए, मेरे हिसाब से बड़ी खबर थी। उसके बाद, और ये पब्लिक इंटरेस्ट की खबर है, और क्या छपा क्या छिपा इसलिए बोलता हूं, किसी अखबार में इसकी चिंता नहीं है। रिया चक्रवर्ती पर चैनलों पर आप लगातार कारपेट कवरेज देख रहे हैं, ये चिंता की बात नहीं है, ये मुसीबत और मुश्किल की बात नहीं है। किसी अखबार में इस पर कोई सवाल नहीं है। ये खबर उस दिन छपी जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी, उस दिन लीड छपी, लेकिन क्या किसी अखबार ने इस पर फॉलोअप किया? क्या किसी अखबार ने एक पेज इस पर छापा, 150-25 लोगों से बात करके, उनकी मुश्किलों का सर्वे करके, केस स्टडी करके? किसी अखबार ने नहीं छापा, किसी को कोई चिंता नहीं है। तो आपको अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। आपकी आवाज़ नकार खाने में तूती की तरह दम न तोड़ दे, इसलिए आप 6 दिन तक सरकार पर दबाव बनाइए कि सरकार इस बारे में सोचे। वो तभी होगा जब आप बोलेंगे, और आप बोलेंगे तो हो सकता है मीडिया मजबूर हो और आपकी बात अखबारों में आए। फिलहाल नहीं है किसी अखबार ने, इसलिए मैं क्या छपा क्या छिपा बोलता हूं। सबसे बड़ी चिंता से मुक्त है अखबार, और सबसे बड़ी मुश्किल, सबसे बड़ी खबर क्या है, 24 घंटे आप चैनलों पर देख पा रहे हैं। तो अखबार में आज मुझे ऐसी कोई खबर ऐसे शुरू में दिखी नहीं जिस पे मैं बात करूं,
लेकिन फिलहाल ये मॉरिटोरियम की खबर है, इसमें बहुत सारी जानकारियां मुझे दिख रही है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कैसे हैं, क्या मुश्किलें, और बाकी मैं आपसे अपील करता हूं आप मुझे वीडियो भेजिए, मैं आपकी बात कोशिश करूंगा कि सरकार तक पहुंचाऊं क्योंकि अभी 6-7 दिन का वक्त है। खैर ये है। उसके बाद आते हैं जो बाकी खबरें, एक हिंदुस्तान टाइम्स पर आता हूं, उसके बाद में प्रशांत भूषण और अनलॉक की खबर, चूंकि आप लोग को पता है इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूं। हर मोहल्ले गली मोहल्ले व्हाट्सएप पर आ चुका होगा, हर अखबार की, ज़्यादातर अखबारों की यही लीड है। मेट्रो को 7 से ग्रीन सिग्नल, मेट्रो 7 से चलेगी, स्कूल बंद रहेंगे, और अनलॉक में क्या क्या सुविधाएँ हैं, 7 सितंबर से दौड़ने लगेगी मेट्रो, यही जागरण की हेडलाइन है, यही टाइम्स ऑफ इंडिया की हेडलाइन है, मेट्रो फ्रॉम सितंबर 7। और जो कार्यक्रम हो सकते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम में क्या सुविधाएं होंगी, क्या छूट मिलेगी, यही अमर उजाला की हेडलाइन है। 7 से चलेगी मेट्रो, सब जगह मेट्रो की बड़ी खबर है। अमर उजाला में ही सिनेमा और स्विमिंग पूल नहीं खुलेंगे और राज्य नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। एक जो ज़रूरी और अहम इसमें वो पहलू है कि जैसे उत्तराखंड और कुछ दूसरे राज्यों में, झारखंड में पता चला साक्षी महाराज जो सांसद थे वो गए थे और उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया। जो आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र में बिहार पुलिस के IPS ऑफिसर को ही क्वारंटीन कर दिया था। अभी उत्तराखंड में क्वारंटीन करने का प्रावधान है, आपकी एंट्री नहीं हो सकती उत्तराखंड में। कई राज्यों में ऐसा है कि आपको सीमा में दाखिल करने से पहले परमिट की ज़रूरत होगी और उसके बाद राज्य के कायदे कानून गाइडलाइंस के हिसाब से आपको क्वारंटीन होना पड़ सकता है। एक बड़ी चीज़ ये है कि ट्रैवलिंग अब खुल गई, राज्य नहीं लगा सकेंगे लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकारें लॉकडाउन नहीं लगा सकेंगी, इसके लिए केंद्र से अनुमति लेनी पड़ेगी। आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं होगी, राज्य के अंदर और बाहर यात्रा तथा वस्तुओं की आवाजाही पर पाबंदी नहीं होगी, इसके लिए किसी पूर्व अनुमति या पास की जरूरत नहीं होगी। अमर उजाला का ये बॉक्स पढ़ रहा हूँ, सब जगह छपी है और ये आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि सबसे जरूरी ट्रैवलिंग वालों के लिए ये है। लेकिन कोरोना के खतरे कितने बढ़ते जा रहे हैं वो भी उतनी ही चिंता की बात है, बल्कि वो मैं बता देता हूं अमर उजाला के हवाले से। तब आता हूं चीन की खबर पर, और चीन में क्या बताना चाह रहा हूं, चूंकि चीन पर लगातार बात कर रहा हूं। देखिए हवा बहुत तेज चल रही है, देखते हैं कोई अखबार यहां से उड़ेगा तो पीछे से ला पाएंगे कि नहीं। तो एक खबर जो कोरोना को लेकर लगातार आ रही है, जैसे देश में कोरोना की जाँच 4 करोड़ पार कर चुकी है, बीते 12 दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जांच हुई है, लेकिन कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। अब इसमें एक खबर अमर उजाला ने एक सर्वे के हवाले से छापी है, संक्रमित परिवार के पड़ोस में बंद घर के बाथरूम तक पहुंच सकता है वायरस। इसमें इटली, अमेरिका, चीन और यूरोप के आधा दर्जन अध्ययनों में 16 घंटे जीवित रहने के सबूत मिले हैं। और इसमें है कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया के कई देशों में वैज्ञानिकों को लगभग एक जैसे सबूत मिले हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक वायरस पड़ोस स्थित घर के बाथरूम तक पहुंच सकता है, जहां वो करीब 16 घंटे जीवित रह सकता है। शोध में पता चला कि वायरस बंद घर के बाथरूम में भी पहुंच सकता है। हाल ही में हैदराबाद में सीवर में मिलने की पुष्टि हुई थी। और इन्वायरमेंट, अरे यार हवा बहुत तेज़ चल रही है, चलो मैनेज करते हैं। हैदराबाद से खबर है कि रिहायशी सोसाइटी का हवाला देकर बताया गया कि बंद घर के बाथरूम में भी कोरोना के जीवित विषाणु पाए गए, क्योंकि उसके बराबर वाले घर में सभी सदस्य कोरोना संक्रमित थे। हवा में भी पाए गए विषाणु, तो ये इसके लिए वायरस के प्रसार को लेकर ज़्यादा सतर्कता ज़रूरी है और आप सब लोग सतर्क रहें। दुनिया में रोगी 2 करोड़ से ज़्यादा, 2.5 करोड़ से ज़्यादा हो गए। और एक खबर सब जगह, फ्रांस में स्कूल खुलने से पहले केस बढ़े, तो ये खतरा है। जितना ये ट्रैवलिंग होगा, जितनी चीज़ें खुलेगी, जितना लोगों की भीड़ जितनी बढ़ेगी और जितना एक दूसरे से मिलना जुलना होगा, उसके साथ उतने खतरे भी बढ़ेंगे। तो इन खतरों के प्रति आप सजग और सावधान रहिए कि ये खतरे आपके घर के दरवाजे तक दस्तक न दें। तो एक है, उसके बाद आता हूँ, और यही हेडलाइन हिंदुस्तान टाइम्स की भी है जो मैं बता चुका, सारे अखबार की हेडलाइन। अब मैं आता हूँ उस खबर पर जो मैं बात करना चाह रहा था, एक चीन की खबर है और प्रशांत भूषण की, बहुत ज़रूरी। चीन की खबर क्या है, आज जयशंकर के हवाले से एक बॉक्स है पहले पन्ने पर हिंदुस्तान टाइम्स में, और यहाँ है कि चीन एयर डिफेंस पोजीशन LAC के पास चीन बना रहा है। ये सेकंड बॉक्स है, टॉप और सेकंड। और अंदर ये जो बॉक्स है ये उनके इंटरव्यू का हिस्सा है, जो अंदर इंटरव्यू छपा है जयशंकर का। आप देखिए कितना मामला दिलचस्प है। अंदर के पूरे पन्ने पर आजकल जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, विदेश सचिव रह चुके हैं,
उनके इंटरव्यू बहुत छप रहे हैं। एक उनके इंटरव्यू का जिक्र अभी मैंने, मुझे लगता है 2 या 3 हफ्ते पहले किया था, जब टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका इंटरव्यू छपा था। पूरे इंटरव्यू में चीन को लेकर, चीन की घुसपैठ को लेकर, LAC के उल्लंघन को लेकर एक भी सवाल नहीं था। मैंने सवाल गिनकर उस बार बताए थे आपको, 9 सवाल पूछे गए, उसमें एक भी सवाल वो नहीं था जो ज़रूरी सवाल था देश के लिए और आपके लिए। सवाल किताब और उनकी फिलॉसफी पर था। यहाँ भी करीब करीब वही बात है। ये पूरा बॉक्स यहाँ से यहाँ तक है जो उनकी किताब आ रही है, पेंगुइन से किताब छप रही है, द इंडिया वे, और उसके बाद उस किताब की जानकारी है, कितने पन्ने हैं, और यहाँ उनका इंटरव्यू है। इंटरव्यू इतना बड़ा छपा है जिसमें जो वरिष्ठ 2 पत्रकार हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया, शिशिर गुप्ता और R सुकुमार ने। इस इंटरव्यू में एक सवाल अगर मोटे तौर पर देखें, जो हालांकि दूसरा भी है, लेकिन पहला सवाल चाइना की स्थिति पर एक पहला सवाल पूछा गया है। इस सवाल के जवाब में जयशंकर ने कुछ ऐसी बात नहीं कही जिससे पता चले कि जो चाइना कर रहा है, जिस ढंग से घुसपैठ हो रही है या हुई है, और जो जमकर चाइना बैठा है, और जो खबर पहले पन्ने पर दिखी कि कैसे वहाँ LAC के पास एयर डिफेंस सिस्टम बना रहा है, पोजीशन अपनी बना रहा है क्रॉस LAC, जो इसमें हिंदुस्तान टाइम्स की पहली खबर है, चाइना बिल्डिंग एयर डिफेंस पोजीशंस अक्रॉस द LAC, पहले पन्ने पर खबर है। इसके बारे में कोई इस तरह की बातचीत नहीं। यह सवाल है, जवाब तो भूल ही जाइए। तो इसमें उन्होंने वही गुडी गुडी बातें की है, बाकी उनके किताब का प्रचार है। किताब पढ़िए हर चीज़ के लिए, ये इंटरव्यू सिर्फ उनके किताब के प्रचार के लिए किया गया है। इसमें उन्होंने बाकी वही सब सैद्धांतिक बातें की है कि चाइना को भी ध्यान रखना चाहिए, दोनों देश मिलकर अगर LAC का सम्मान करेंगे तभी होगा, और फिर घूम फिर कर वही है कि चाइना इस LAC को लेकर कैसे परसेप्शन की प्रॉब्लम है, और कैसे ये पहले से भी ये विवाद चलता रहा है, और हम अकेले इसमें कुछ नहीं कर सकते, या कोई यूनिलैटरली चेंज करेगा उससे स्थिति ठीक नहीं होगी। और उसके बाद जो पहले से एग्रीमेंट था, उस एग्रीमेंट को चीन ने वायलेट किया, और ये सब जानकारी है। और क्या कहें, गोल मोल सा इंटरव्यू है जिसमें चीन के वो मुद्दे गायब हैं जिसके बारे में हम आप जानना चाहते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ कोट करने लायक भी नहीं है। अगर मैं चीन का उल्लंघन, चीन की साजिश, मैं तो घुसपैठ बार बार कर रहा हूँ, ये लोग सब बचने की कोशिश इसको परसेप्शन और क्लेम लाइन के हवाले से करते हैं, बट स्थिति यही है कि चीन ने आपकी क्लेम लाइन, आपके दावेदारी वाले इलाके में, आपकी ज़मीन पर, जिसे आप दावा करते हैं आपकी ज़मीन है, उस पर उसने कब्जा किया है। ठीक है, तो ये हिंदुस्तान टाइम्स में है। उसके बाद हवा बहुत तेज़ चल रही है, हालांकि बहुत आनंद आ रहा है, अच्छी हवा है। उसके बाद प्रशांत भूषण को लेकर एक खबर है, आपको पता होगा खबर क्या है, मतलब वो पता ही होगा कल क्या होना है। प्रशांत भूषण के मामले में कल सज़ा होनी है, और मामला सुप्रीम कोर्ट में उन पर अवमानना का मामला है, ये आपको पता होगा। सज़ा का ऐलान होना है, और सज़ा का ऐलान के लिए उससे पहले 2 बार उन्हें कोर्ट ने मौका दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने, कि आप माफ़ी मांगें, और उन्होंने माफ़ी मांगने से दोनों बार इनकार किया। 2 ट्वीट का मामला था, आपको पता ही होगा, एक चीफ जस्टिस को लेकर जो 50 लाख की मोटरसाइकिल पर वो बैठे देखे गए थे नागपुर में, और दूसरा न्यायपालिका को लेकर कुछ सवाल उठाए थे प्रशांत भूषण ने। और उसके बाद एक एडवोकेट हैं महक महेश्वरी, उन्होंने उनके खिलाफ अवमानना का केस दर्ज किया। होता यह है कि ऐसे मामलों में अगर कोई पिटिशनर होता है तो उसे अटॉर्नी जनरल की अनुमति या अप्रूवल लेना ज़रूरी होता है, लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो मानहानि का मामला दर्ज किया, सुनवाई शुरू की, और उसके बाद प्रशांत भूषण अभी तक अपनी जिद पर अड़े हैं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। जो पिछली सुनवाई में हुआ, उन्हें बहुत एक तरह से समझाने की सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कोशिश की, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। अरुण मिश्रा ने तो यहाँ तक कहा माफ़ी मांगना कोई पाप नहीं है, इससे कोई छोटा नहीं होता, माफ़ी एक मैजिकल वर्ड है जो मन को संतोष देता है। आप महात्मा गांधी की तरह हो सकते हैं अगर आप माफ़ी मांग लें। मतलब माफ़ी पर बहुत लगातार बातचीत हुई, क्योंकि कोर्ट चाहता था कि माफ़ी मांग ले। ऐसा लगने लगा कि सुप्रीम कोर्ट फंस गया है, कि सुप्रीम कोर्ट चाहता हो कि ये माफ़ी मांग लें ताकि कुछ क्या कहें, सस्ते में मामला निपट जाए। लेकिन प्रशांत भूषण माफ़ी मांगने न मांगने की जिद पर रहे। उन्होंने कहा मैंने जो बात कही, मेरा वो नज़रिया है, मेरा विश्वास है, मेरा भरोसा है, इसलिए माफ़ी मांगकर मैं अपने
अपनी नैतिकता के खिलाफ जाऊंगा, ये उन्होंने दलील दी। अब होना क्या है, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के मुताबिक ऐसे मामलों में 6 माह तक की सजा हो सकती है या 2000 तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। कुछ ऐसे मामले पहले हुए हैं जिसमें अवमानना के मामले में अदालत ने अगर वकील हैं तो उन्हें कुछ महीने के लिए उन्हें प्रैक्टिस करने से, वकालत करने से प्रतिबंधित किया है। अब यहाँ देखना है कि इस मामले में न्यायपालिका की भूमिका का सवाल है और सुप्रीम कोर्ट के तेवर का सवाल है। हालांकि वो तेवर नरम पड़े हैं अगर मैं देखूं तो, वरना जब उन्हें दोषी करार दिया गया था उसके बाद की पहली सुनवाई में ही उनके खिलाफ सजा का ऐलान हो सकता था। लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या करता है, और सबकी दिलचस्पी इस बात पर है। 5 अगस्त को दोषी माना, 14 को सजा सुनाई जाने वाली थी, फिर तारीख दूसरी 20 तारीख पड़ी। दोनों बार माफ़ी को लेकर ये होता रहा कि माफ़ी मांग लें। अब देखना है कि इसको क्या होता है, लेकिन सवाल यही है कि प्रशांत भूषण ने अपने स्टैंड पर, प्रशांत भूषण कायम है, और बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने द्वंद्व की स्थिति आ गई है कि अब क्या करें। और जस्टिस मिश्रा, अरुण मिश्रा रिटायर भी हो रहे हैं, तो देखना ये होगा कि रिटायरमेंट के पहले किस तरह की सज़ा देते हैं। क्या 2000 का जुर्माना, 1-2 दिन का जेल, या 1 दिन का कोई सज़ा, या क्या करते हैं। तो ये बेचैनी मुझे सुप्रीम कोर्ट में अब दिख रही है, प्रशांत भूषण की तरफ से नहीं। तो इसलिए यहां देखें तो थोड़ा अपर हैंड प्रशांत भूषण का नजर आता है। और एक कहानी मैंने पहले आपको बताई थी एक टेलीग्राफ के हवाले से, 60 साल पहले की कहानी, 59 की, 10 दिन 8 दिन पहले के वीडियो में, कि कैसे केरला से छपने वाले एक मैगजीन के एक संपादक पर मानहानि का मुकदमा चला, क्योंकि उन्होंने एक खबर छाप दी थी जो सब जुडिस मैटर था उस पर, और उसके बाद अदालत ने उन्हें दोषी पाया। और उसके बाद दोषी पाने के बाद जब सज़ा के ऐलान का वक्त हुआ तो अदालत चाहती थी कि वो माफ़ी मांगे, और उन्हें विकल्प दिए जा रहे थे कि आप माफ़ी मांग लीजिए या 100 रुपये का जुर्माना दे दीजिए। लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी और उसके बाद उन्होंने जेल जाना कबूल किया। 100 रुपये का जुर्माना देकर बच सकते थे, उन्होंने जुर्माना देने से भी इनकार किया। वो संपादक थे, उनके प्रकाशक पर 50 रुपये का जुर्माना था। जुर्माना दे या 1 महीने की जेल, दोनों ने जुर्माना नहीं दिया और 1 महीने के लिए जेल चले गए, क्योंकि उनका मानना था कि हमने कोई गलत नहीं किया। तो अब देखना होगा कि प्रशांत भूषण के साथ सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया और फैसला क्या होता है। और कल की सबसे बड़ी खबर यही होने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट छोड़ देता है तो सवाल उठता है जो इतने दिन से हो रहा था उसका क्या होगा, और उसके बाद क्या नज़ीर बन जाएगी इस तरह से कि कोई माफ़ी नहीं मांगकर छूटता है। सुप्रीम कोर्ट क्या ऐसा संदेश देना चाहेगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर सजा देता है तो दुनिया भर में प्रशांत भूषण के पक्ष में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। यही अदालत में कहा भी गया कि ऐसा करके प्रशांत भूषण के प्रति एक अलग किस्म की सहानुभूति की लहर पैदा होगी, जो शायद अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको आज मैं कह रहा हूं कि अगर उन्हें सज़ा मिली, हालांकि दोनों स्थितियों में सज़ा मिली, तो लाखों ट्वीट कल दिन भर होंगे ट्विटर पर, यहाँ से लेकर दुनिया भर तक, क्योंकि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश हैं, बहुत सारे बड़े वकील, 1000 से ज़्यादा वकील, इन लोगों ने लगातार अपीलें की है कि उनके खिलाफ ये मानहानि के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है वो रवैया सुप्रीम कोर्ट अपना बदले, और 5-6 उसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं। तो अब देखना है कल क्या होता है। इस पर मैंने ज़्यादा बात की क्योंकि कल की बड़ी खबर है, इसलिए मैंने एडवांस बता दिया। उसके बाद एक खबर इंडियन एक्सप्रेस में पहले पन्ने पर छपी है। ये खबर है पहले पन्ने पर एनसीआरबी के एक डेटा को लेकर है। ये खबर है कि एनसीआरबी का डेटा कहता है कि जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं और मुस्लिम हैं, वो जेलों में, भारतीय जेलों में बंद दलित, आदिवासी और मुस्लिम की तादाद उनकी आबादी के अनुपात से ज़्यादा है। मतलब भारतीय जेलों में चाहे अंडर ट्रायल हो चाहे सजा याफ्ता हो, खासतौर से अंडर ट्रायल की बात कर रहा हूँ मैं, इस आंकड़े का विश्लेषण मैं करूँगा, उनकी तादाद ज़्यादा है। और उसके बाद कहने का मतलब ये है कि दलित, आदिवासी और मुस्लिम, बहुत सारे इसमें गरीब लोग होते हैं जिनके पास अदालत में इंसाफ पाने के लिए, अदालती लड़ाई के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसके लिए, या उसके लिए जो एडवोकेट आपको हायर करने पड़ते हैं, वकील जो तारीख
तारीख पर तारीख जो पड़ती है और उसमें आपके पक्ष में अदालत में आपकी पैरवी करे, वकालत करे, उसके लिए उनके पास साधन और पैसे नहीं होते हैं, इसलिए लंबे समय तक छोटे छोटे मामले में जेलों में बंद होते हैं। ये एनसीआरबी के डेटा के हवाले से दीप्तिमान तिवारी की एक रिपोर्ट है। अब इस डेटा में क्या है मैं बता देता हूं और इससे आपको समझ में आएगा कि गरीब और बेबस, मजलूम, मजबूर और जिनके पास पैसे और साधन नहीं है वो जेलों में कैसे बंद रहते हैं और जिसके पास पैसे और साधन हैं वो कैसे जेल से छूटते हैं। विकास दुबे पर 60 मामले, तब भी उसे जमानत मिली। थाने में घुसकर कत्ल किया, 25 पुलिस वाले गवाह, तब भी जमानत मिली। प्रिंसिपल को मार दिया, गांव वाले गवाह, तब भी जमानत मिली। दर्जनों अपहरण, लूट, धमकाने, 307 के मामले, तब भी जमानत पर था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक जिन पर तमाम मामले हैं, जिसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस भी है, लेकिन वो सांसद भी हैं और संसद में भी हैं और विधानसभा में भी हैं। लेकिन गरीबों की बात आती है तो क्या होता है, मजलूमों की बात आती है तो क्या होता है, वही इस डेटा में बताया गया है। इस डेटा के मुताबिक, एनसीआरबी के मुताबिक, जेलों में बंद कैदियों के में दलित, आदिवासी, मुस्लिम की तादाद उनकी आबादी के अनुपात से ज़्यादा है। 2019 का डेटा देखें तो मुस्लिम अंडर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें और इनमें सजा याफ्ता कम है। 2019 के अंत तक 21.7% दलित हैं। देश भर के सभी सजा याफ्ता का अगर आंकड़ा देखें तो इसमें 21% विचाराधीन एससी हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब, जबकि 2011 की जनगणना के मुताबिक उनकी तादाद 16.6% है। आदिवासी की बात करें तो कुल सजा याफ्ता आदिवासी 13.6% हैं। कुल विचाराधीन 10.5% आदिवासी हैं जो जेलों में हैं और जबकि इनकी आबादी 8.6% है। मुस्लिम की आबादी अगर बात करें तो 14.2% है, लेकिन सजा याफ्ता 16%, कुल विचाराधीन कैदियों में 18.7% मुस्लिम हैं जो जेलों में बंद विचाराधीन है, अंडर ट्रायल जिनको कहते हैं। और इस डेटा का मतलब यही है, इससे पता चलता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गरीबों और मजलूमों के लिए मुसीबत वाला है। वो अच्छे वकील नहीं कर सकते जिससे बेल मिल सके। इंसाफ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने लायक पैसे नहीं होते। छोटे मोटे अपराध में लंबी सजा काटते हैं या जेल में रहने को मजबूर होते हैं, जबकि साधन संपन्न को आसानी से बेल मिल जाती है। गरीब और पैसे से लाचार लोग छोटे मोटे अपराधों की राह पर चल पड़ते हैं। ये भी एक है, गरीबी की वजह से कई बार छोटे मोटे अपराध करते हैं और लंबे वक्त तक अंडर ट्रायल के तौर पर जेल में रहते हैं। और इसमें एक डेटा आखिर में राज्यवार है, किस राज्य में कितने दलित, मुस्लिम, आदिवासी हैं जेल में अंडर ट्रायल्स, किस राज्य की जेलों में। तो इसमें है कि सबसे अधिक दलित विचाराधीन कैदी यूपी में है, 17,995, मतलब 18,000। बिहार में 6,843, पंजाब में 6,831 और सबसे अधिक मुस्लिम विचाराधीन कैदी यूपी में है, 21,140 लगभग। बिहार में 4,700 लगभग और मध्य प्रदेश में 2,947, मतलब करीब 3,000 माने। और राज्यों का है, मैं उतने विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। ये इस बात को बताने की कोशिश की गई है कि गरीब लोगों को, जो हमारे देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास मुकदमा लड़ने के पैसे नहीं होते और वो वकील नहीं हायर कर सकते। उसके बाद एनईटी को लेकर खबर है सब जगह, जो आपको पता होगी कि इम्तहान समय पर हो रहा है। एक सर्वे भी मैंने कहीं देखा कि 60% से ज़्यादा, 63% शायद स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि इम्तहान हो, और सरकार तो लगातार यही बात कह भी रही थी। उसके बाद कांग्रेस ने फिर से जेपीसी की मांग की है फेसबुक के मामले पर। ये भी मैंने आपको बताया है कल के वीडियो में। टाइम मैगजीन के हवाले से खबर छपी थी कि किस तरह से पता चला कि पहले फेसबुक की खबर थी कि फेसबुक बीजेपी को लेकर, बीजेपी नेताओं को लेकर, सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों को लेकर, उनके जो पेजेज हैं फेसबुक पर या उनकी तरफ से जो हेट स्पीच है उस पर फेसबुक अपनी आंखें बंद करता है, नज़रअंदाज करता है। और ये सब जो फेसबुक की इंडिया पॉलिसी डायरेक्टर थी, आंखी दास थी नहीं है, उनके निर्देश पर होता है, क्योंकि अगर उनके प्रति सख्त और तल्ख रहेंगे तो सरकार की नाराज़गी होगी और फेसबुक के बिजनेस इंटरेस्ट आहत होंगे।
नुकसानदेह होगा फेसबुक के लिए, यही कहा गया था। वही खबर टाइम मैगजीन में छपी, जिसके हवाले से सब जगह खबरें हैं, जिसे कल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था और उसके बाद जेपीसी की मांग की है कि पूरे मामले की जेपीसी से जांच हो, और उसके बाद फेसबुक को भी फिर से राहुल गांधी ने टैग करके और उसके बाद सवाल उठाए। ये खबर मोटे तौर पर सब जगह है। और एक खबर जो मैं उस समय चीन की जब बात कर रहा था, ये अंदर हिंदुस्तान टाइम्स में खबर है कि इमेज से पता चलता है कि चीन कैसे मिसाइल सिस्टम डिप्यूट कर रहा है। और ये तो सुबह बताया ही था, पहले बताया ही कि डिफेंस पोजीशन जो एलएसी के आसपास मजबूत कर रहा है। तो एक ये खबर है। ये इस खबर पर चूंकि मैं चीन पर लगातार बहुत बात करता रहा हूँ, इसलिए इसमें कोई नई बात नहीं है, एक्सेप्ट कि भारत की तरफ से संतोषजनक अभी तक जवाब नहीं मिला कि आप इसका चीन को खदेड़ेंगे कैसे। और ये खबर है। उसके बाद द हिंदू में वही खबर है मेरे ख्याल से। एक सोनिया गांधी ने कल कहा कि एंटी नेशनल जो फोर्सेज हैं वो देश में हिंसा और नफरत को बढ़ावा दे रही हैं, वो सब अखबार में खबर है। उसके बाद मोटे तौर पर मेरे ख्याल से यही है। एक बार देख लेता हूँ कि और क्या है। और ऐसा कुछ है नहीं यार, आज उस तरह से अखबार में जो होता है कई बार इतना सन्नाटा होता है, तो कुछ छपा हो तब तो छिपने की बात करूं। सब बहुत ही जनरल सी बातें हैं, कोई पब्लिक इंटरेस्ट की इतनी बड़ी खबर नहीं है जिस पर बात करूं। नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने की वही लीड है, मेट्रो 7 सितंबर से मैं बता ही चुका। उसके बाद अंदर के पन्ने में भी कुछ ऐसी खबर नहीं है जिस पे मैं बात कर सकूं। और आज प्रधानमंत्री के मन की बात भी है, उस पर भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा ताकि प्रधानमंत्री के मन की बात पता चले। ये भास्कर है, इसके पहले पन्ने पर वही सरकारी, ये एक फ़ोटो भास्कर ने छापा है लंदन में, किस तरह से हर 15 मिनट पे सैनिटाइज हो रही है टिकट विंडो और हर 30 मिनट में टॉयलेट, और कैसे वहाँ पे सिनेमा हॉल खुले हैं। हालांकि जो सिनेमा हॉल की कैपेसिटी है 800 लोगों के बैठने की वहाँ क्षमता है और सिर्फ 80 लोगों ने सिनेमा देखा। उसके बाद अंदर के पन्ने पर भास्कर हर रोज़ थोड़ी जानकारी छापता है कोरोना के बारे में विस्तार से। टॉप लीड भास्कर का वही होता है। तो चीन के बाद कोरोना केंद्र है यूरोप के देशों में संक्रमण। फ्रांस में नए मरीज नहीं आ रहे, बट नए मरीज तो बढ़ रहे हैं लेकिन मृत्यु दर कम है। ये सब खबरें हैं। तो मोटे तौर पर यही है दोस्त। ये एक आखिर में भास्कर ने वही छापा है। राहुल बोले बिजनेस के कारण व्हाट्सएप पर भाजपा की पकड़, और ये सवाल है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। कांग्रेस ने जो फेसबुक के मुखिया हैं जकरबर्ग को चिट्ठी भी लिखी है और दोबारा पूछा है कि फेसबुक ने क्या कार्रवाई की, और ये कुछ होना नहीं है क्योंकि फेसबुक को बिजनेस करना है। और उसके बाद व्हाट्सएप के जो मुखिया हैं, जो पहले फेसबुक के पॉलिसी डायरेक्टर थे शिवनाथ ठोकराल, उनके बारे में भी कल के वीडियो में मैंने बात की थी। पहले एनडीटीवी में थे, उसके बाद एक कॉरपोरेट हाउस में गए थे, और उसके बाद 2017 से पहले फेसबुक और उसके बाद व्हाट्सएप के पॉलिसी डायरेक्टर हैं इंडिया के। और व्हाट्सएप का भारत में बिजनेस इंटरेस्ट है कि गूगल पे की तरह वो भी इस तरह के बिजनेस में आना चाहता है, और इसलिए सरकार से नेटवर्किंग के ज़रिए, सरकार से क्या बोलें, अपने कॉन्टैक्ट के ज़रिए फेसबुक के बिजनेस इंटरेस्ट को साध सकें, इसलिए उनको वो जिम्मेदारी दी गई। यही टाइम मैगजीन ने कल छापा था, और इसी पर कांग्रेस ने फिर सवाल उठा के जेपीसी की मांग की है। हालांकि जेपीसी की मांग पर जो बीजेपी है या जो सत्ताधारी दल है वो सहमत नहीं है। फिलहाल मेरे ख्याल से इतनी खबर है, और 38 मिनट का वीडियो हो भी गया है। जिन साथियों ने मेरा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। उसके बाद कोशिश करूँगा शाम को किसी और वीडियो में कुछ और नई बात, अगर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा तो किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तो दोस्तों नमस्कार, मुलाकात होगी कल फिर 11 बजे अखबार।